हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आईवी फ्लूइड्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो हम सीखेंगे इंट्रावेनस फ्लूइड्स के बारे में और सीखेंगे कौन से अलग अलग टाइप्स के ये आईवी फ्लूइड्स होते हैं और जानेंगे उनके बेसिक यूज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो लेक्चर है आईवी फ्लूइड्स के ऊपर। तो ये जो पूरा टॉपिक है वो हम 3 से 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सीखते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड्स के बारे में कि जिनको लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स भी कहा जाता है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर एंड डिसीज एंड मेडिसिन से रिलेटेड कोर्स फार्मारॉक्स के ऊपर। तो सीखिए अलग अलग मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो दवाइयों की आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वो भी सरल भाषा में फार्मारॉक्स के ऊपर। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर ये नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। तो अब समझते हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में कि जिनको हम इंट्रावेनस फ्लूइड्स भी कहते हैं। तो ये एक टाइप के पेरेंट्रल प्रिपरेशन है। पेरेंट्रल प्रिपरेशंस मतलब के ऐसे मेडिकेशंस की जो इंजेक्शंस के थ्रू लगाए जाते हैं, और स्पेशली ये जो मेडिकेशंस की जो इफ़ेक्ट होती है वो हमारे बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली होती है। कि जो आईवी की जो इंट्रावेनस मतलब कि डायरेक्टली वेन में दिए गए इंजेक्शन, और डायरेक्टली जब इंजेक्शन को वेन में दिया जाता है तो वो पहुंचता है सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम में से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की ओर ये मेडिसिन जो है वो पहुंच जाती है। तो इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो पेरेंट्रल प्रिपरेशंस के कैटेगरी में आते हैं, और ये एक टाइप के लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हैं और जिनको खासकर वेन में जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, कि वेन के थ्रू उनको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो उनको हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स कहते हैं बिकॉज उनकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग क्वांटिटी में रहते हैं। कि कुछ जो है वो 250 ml की क्वांटिटी में आते हैं, कुछ जो होते हैं वो 500 ml, और बाकी के जो है वो 1000 ml के रेंज में अवेलेबल होते हैं। तो लार्ज वॉल्यूम रहते हैं उनका। तो इंजेक्शंस के करने में, इंजेक्शन जो आपने देखे कि वो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल है, कि जो कई बार 5 ml के होते हैं, 10 ml के होते हैं, तो वो हो जाते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल कहा जाता है। जबकि ये जो हमारे इंट्रावेनस फ्लूइड है वो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। और ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स का जो मेनली जो यूज़ होता है, बेसिक यूज़ हम समझे तो वो लिए जाते हैं जो बॉडी फ्लूइड समझो कि आपके लॉस हुए हैं उसके इलाज में यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, और उनके कारण समझो कि बॉडी के अंदर वीकनेस आ चुकी है, फटीग जैसा फील होता है, थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। तो ऐसे कंडीशंस में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस फिर से बॉडी के अंदर करने के लिए, बॉडी फ्लूइड जो लॉस हुआ है उसको फिर से मेंटेन करने के लिए ये जो आईवी फ्लूइड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो आईवी इन्फ्यूज़न जो कहते हैं हम, तो आईवी फ्लूइड्स जो है वो आईवी इन्फ्यूज़न में यूज़ होते हैं, कि जिसको आईवी थेरापी भी कहा जाता है। कि इंट्रावेनस थेरापी के अंदर जो वेन में मेडिकेशंस दिए जाते हैं तो वो पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर फैलते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में से पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की ओर वो मेडिकेशन पहुंचाने का वो काम करते हैं। बिकॉज डायरेक्टली जो मेडिकेशन जब ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो उसको कहा जाता है कि मेडिकेशन पहुंचता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब ये मेडिकेशन पहुंची तो उसकी इफ़ेक्ट भी आपको जो है वो फास्ट मिलती है, और जो मेडिकेशन है वो डायरेक्टली वेन में जाने से जल्दी से उसकी इफ़ेक्ट जो है पेशेंट को मिलती है। तो इंट्रावेनस थेरापी जो है ऐसे मेडिकल टेक्निक है कि जिसके अंदर डिलीवर किए जाते हैं फ्लूइड्स को, साथों साथ उसके साथ मेडिकेशंस भी आप दे सकते हैं, और
न्यूट्रिशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं आप पेशेंट को उसकी वेन के अंदर। कि यहाँ पे समझे कि जो वेन के थ्रू ये इंजेक्शन लगाया जाता है और जिससे आईवी इन्फ्यूज़न दिया जाता है, तो वो आईवी इन्फ्यूज़न जो है वो पेशेंट को जो फ्लूइड सप्लीमेंट है वो देगा, साथों साथ उसके अंदर रहे जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पेशेंट को मिलेंगे, और समझो कि शुगर वगैरह है, डेक्सट्रोज वगैरह है, तो वो भी मिलेगी, तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। और तीसरी कंडीशन हम देखें तो उसके अंदर कई बार मेडिसिन भी मिक्स की जाती है कि अलग अलग मेडिसिन्स भी वो आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू दिए जाते हैं। तो ये सभी कंडीशंस में ये आईवी थेरेपी एंड आईवी इन्फ्यूजन्स जो है वो यूज़फुल साबित होते हैं कि जो पूरा हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो नेटवर्क है और उसमें जो हमारी वेन्स का जो पूरा नेटवर्क है उसके अंदर जो है वो ये मेडिकेशन जाने से सभी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को वो मेडिसिन पहुंच जाती है और साथों साथ न्यूट्रिशन भी पहुंचते हैं, और बॉडी फ्लूइड पहुंचने से फिर से जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं या फिर वो बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है तो वो फिर से मेंटेन हो जाता है। तो उनके बेसिक यूज़ समझे तो आईवी फ्लूइड स्पेशली कौन से अलग अलग कंडीशंस में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। तो जो रिप्लेस करने हैं फ्लूइड कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो रिप्लेस करना है, या फिर जो इम्बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स का या फिर इम्बैलेंस हो चुका है बॉडी फ्लूइड्स का, तो उसको फिर से मेंटेन करने के लिए उसको दिया जाता है। फिर मेंटेन करेगा हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल, कि समझो कि किसी पेशेंट का डिहाइड्रेशन हुआ है और डिहाइड्रेशन के कारण वाटर लेवल हमें पता है कि कम डिक्रीज़ हो जाता है, साथों साथ इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं। उसी तरह से आप देखो कई बार जो दस्त की एक बीमारी होती है, डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं। दस्त के साथ जो वाटरी डायरिया होते हैं तो वाटर भी लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं। तो उस वक्त जो कंडीशन होती है वो आईवी इन्फ्यूज़न से ट्रीट होती है। और एसिड बेस इम्बैलेंस समझो कि किसी के अंदर है तो वो भी ये आईवी इन्फ्यूज़न से ठीक होता है, तो उसको लिए भी ये यूज़फुल है। फिर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स भी आप आईवी इन्फ्यूज़न्स के थ्रू जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है या फिर चौथा बेस्ड यूज़ हम देखें तो मेडिकेशंस जो है वो देना आईवी इन्फ्यूजन्स के साथ, कि कुछ मेडिकेशंस डायरेक्टली वेन में हम नहीं दे सकते, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो आईवी फ्लूइड जो है वो एक तरीके से डाइल्यूशन का काम करते हैं, और जिससे मेडिकेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पेशेंट के अंदर नहीं जाती, बट वो डाइल्यूट होके धीरे धीरे पेशेंट की बॉडी के अंदर पहुँचते कि जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ना हो और प्रॉपर जो मेडिकल कंडीशन में से उसको रिलीफ मिले। फिर जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस जो प्रोवाइड करने होते हैं कि जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं, एनर्जी लॉस हुए, तो उस वक्त कैलोरी भी दे सकते हैं कि जब ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है तो उससे न्यूट्रिशन भी मिलता है। और कुछ ऐसे भी पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं कि जो अलग अलग विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो पेरेंटल न्यूट्रिशंस डायरेक्टली मिल जाता है वेन में ये आईवी इन्फ्यूजन्स के थ्रू। फिर कार्डियक फंक्शन मॉनिटर करने के लिए भी आईवी इन्फ्यूजन्स यूज़ किए जाते हैं, और उनकी जो इफ़ेक्ट है वो इमीडिएट है एंड फास्ट है, कि जिससे इमीडिएट एंड फास्ट रिजल्ट लेने के लिए भी आईवी इन्फ्यूजन्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। कि समझो कि कोई पेशेंट टैबलेट खाता है या फिर वो कैप्सूल लेता है, तो उसके कंपेयर में कि टैबलेट कैप्सूल से समझो कि इफ़ेक्ट मिल रही है 60%, बिकॉज वो हमारे स्टमक के अंदर जाती है, और स्टमक के अंदर जाने वाली मेडिकेशंस के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, कि जिससे उनकी इफ़ेक्ट जो है वो कम होती है, कि स्टमक के अंदर फूड होता है, एसिड होता है, उसके कारण वो मेडिकेशंस के ऊपर असर पड़ती है। तो जो इफ़ेक्ट मिलनी चाहिए वो कई बार 60% जितना मिलता है, और जब भी आईवी के थ्रू लगाया जाता है तो मेडिकेशंस बिना किसी लॉस हुए डायरेक्टली वेन के अंदर जाती है, और वेन से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाने से उसकी इफ़ेक्ट जो है वो 100% मिलती है। तो इमीडिएट भी रिजल्ट मिलता है और फास्ट रिजल्ट मिलता है, कि जिससे कारण ये आईवी फ्लूइड जो है वो काफ़ी पॉपुलर बनते हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन हम समझे तो कौन से अलग अलग टाइप के ये आईवी फ्लूइड्स होते हैं। तो सबसे पहले ये कैटेगरी आप समझो आईवी फ्लूइड्स की। तो आईवी फ्लूइड सबसे पहले दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होते हैं। तो एक होते हैं ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, कि ब्लड या फिर उसके रिलेटेड जो ब्लड प्रोडक्ट्स होती है वो आईवी फ्लूइड के अंदर इंक्लूड है, और दूसरा नॉन ब्लड आईवी फ्लूइड्स, कि जिसके अंदर ब्लड नहीं होता बट जो
वाटर बेस या फिर नॉन वाटर बेस वो आईवी फ्लूइड्स होते हैं, कि जैसे क्रिस्टलॉइड्स हम देखें नॉन ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर, नॉन ब्लड आईवी फ्लूइड्स के अंदर, तो क्रिस्टलॉइड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं ग्लूकोज इंक्लूड होता है, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है या फिर दोनों का मिक्सचर है, कि जिसके एग्जांपल अभी हमने देखा कि नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है, डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन है, D5W है कि डेक्सट्रोज इन वाटर के 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, तो वो सब बन जाते हैं क्रिस्टलॉइड्स और दूसरे बनते हैं कॉलॉइड्स। तो कॉलॉइड्स के एग्जांपल हम देखें तो वो भी आगे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट होता है उसका प्रोटीन कंटेनिंग प्रोटीनियस और दूसरा नॉन प्रोटीन, कि जिनको नॉन प्रोटीनियस कहा जाता है। तो जिनके अंदर से प्रोटीन मिलता है वो आईवी इन्फ्यूजन्स लगाने से तो वो बनते हैं जिलेटिन कंटेनिंग और हेमेसेल, गैलोफ्यूसिन वगैरह, साथों साथ एल्ब्यूमिन भी उसका एग्जाम्पल है। और नॉन प्रोटीन के अंदर इंक्लूड होते हैं स्टार्च एंड डेक्स्ट्रान, की जो कॉलॉइड्स टाइप के आईवी इन्फ्यूजन्स जो है वो बनाते हैं। तो ये हो गया आईवी फ्लूइड का डिटेल क्लासिफिकेशन। अब समझते हैं उसका फर्स्ट टाइप की जो है वो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंटल इंजरी के कारण या फिर कोई डिसीज़ या फिर डिसऑर्डर के कारण जो है वो ब्लड लॉस होता है, तो उस वक्त पेशेंट को जो है वो ब्लड या फिर ब्लड प्लाज्मा जो है वो इस तरह से आईवी फ्लूइड्स के तौर पे लगाया जाता है। तो इसका मेन एक रीज़न बनता है कि समझो कि किसी का ब्लड लॉस हुआ है या फिर ब्लड प्लाज्मा की ज़रूरत है उसको, तो उस वक्त ये फ्लूइड जो है वो काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं और ये भी डायरेक्टली जो है वो वेन में लगाए जाते हैं, कि चाहे ये प्लाज्मा है या फिर डायरेक्टली ब्लड है। तो कोई भी कंपोनेंट जो है वो कलेक्ट किया जाता है ब्लड का, कि जो कोई ब्लड डोनर होते हैं, कि जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो वो जो ब्लड होता है या फिर उसका प्लाज्मा है वो प्रॉपर स्टोर करके रखा जाता है ब्लड बैंक्स के अंदर। और जब भी किसी को खून की ज़रूरत होती है तो उस वक्त ये खून जो है वो डायरेक्टली लगाया जाता है आईवी इन्फ्यूजन्स के थ्रू। तो उसके कैटेगरीज हम देखें तो कौन से अलग अलग ब्लड प्रोडक्ट्स है कि जो आईवी इंट्रावेनसली डायरेक्टली दिए जाते हैं, तो वो है एक होल ब्लड, मतलब कि पूरा ब्लड, कि डायरेक्टली जो आपने ब्लड डोनेट किया है, कि जो भी आपका ब्लड ग्रुप था उसके अकॉर्डिंग टू आपने ब्लड डोनेट किया और सामने जो सूटेबल कैंडिडेट जो उसको रिसीव करता है, तो डायरेक्टली जो ब्लड है वो भी जो है वो आईवी के थ्रू दिया जाता है। सेकंड, एक्सट्रैक्ट किए हुए आरबीसीज, के सिर्फ समझे कि आरबीसीज की ज़रूरत है तो उसमें से एक्सट्रैक्ट किए हुए आरबीसी भी लगाए जाते हैं आईवी फ्लूइड्स के तौर पे। फिर जो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा होता है, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा है वो लगाया जाता है। और चौथा, क्रायो प्रेसिपिटेट वगैरह होते हैं। तो ये सब बनते हैं ब्लड और उनके अलग अलग ब्लड प्रोडक्ट की जो आईवी दिए जाते हैं। तो उसका यूज़ हम देखें तो सबसे पहला उसका यूज़ होता है कि समझो कि ब्लड लॉस हुआ है और वो ब्लड लॉस होता है कि मैसिव ब्लड लॉस है, कि बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है किसी ट्रॉमा के कारण या फिर कोई इंजरी के कारण। तो उस वक्त ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं। कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है या फिर कोई ट्रॉमा से पेशेंट गुजरा है और वो ट्रॉमा के कारण उसका ब्लड लॉस हुआ है काफ़ी, तो उस वक्त ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। फिर एक्सीडेंटल इंजरी के कारण ब्लड लॉस होना, फिर कई बार सर्जरी के दौरान भी पेशेंट का जो है वो ब्लड लॉस होता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उसका लेवल फिर से मेंटेन करने के लिए भी बाहर से जो है वो ब्लड जो है वो उसको दिया जाता है। फिर जो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि सीवियर एनीमिया के पेशेंट होते हैं कि जिनके अंदर खून की काफ़ी कमी होती है, आरबीसी जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं उनके, और साथों साथ एचबी भी बहुत कम हो जाते हैं, तो उस वक्त ये थेरेपी उनके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के जो पेशेंट होते हैं, ब्लड डिसीज़ के पेशेंट और प्लाज्मा थेरेपी, तो ये सभी के अंदर ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स जो है यूज़फुल है, कि जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे हम देखिए उसके दूसरे पॉपुलर क्लास आईवी फ्लूइड्स के, तो वो बनते हैं उनके टॉनिसिटी के बेसिस के ऊपर, कि जिनको हमने क्रिस्टलॉइड्स कहा। तो क्रिस्टलॉइड्स के आगे 3 अलग अलग कैटेगरीज पड़ेगी। तो क्रिस्टलॉइड की पहली कैटेगरी बनती है आइसोटोनिक।
तो आइसोटोनिक के अंदर ये 5 अलग अलग एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो एक है NS 0.9% और उसी के जैसा सिमिलर रहता है DNS के, जिसके अंदर डेक्सट्रोज खासकर रहता है 5% क्वांटिटी के अंदर। दूसरा जो है वो RL, फिर RS, D5W 5% एंड D5L RS। तो ये सभी के बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे, बट अभी उनके 3 अलग अलग टाइप समझ लो कि एक आइसोटोनिक में ये सब एग्जाम्पल हो गए। सेकंड है हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक मतलब कि जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है हमारे ब्लड प्लाज्मा के कंपेयर में। तो आइसोटोनिक की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्लड प्लाज्मा जितनी होती है, जिनके कारण उनको आइसोटोनिक कहा जाता है। हाइपोटोनिक मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आइसोटोनिक से कम होगी। तो यहाँ पे आप देखो कि जो NS 0.9 आइसोटोनिक है, तो जब NS नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन 0.45% कॉन्सेंट्रेशन में बनता है तो वो कहा जाता है हाइपोटोनिक। फिर जो नॉर्मल सलाइन 0.33% बने, 0.20% बने, या फिर जो डेक्सट्रोज का जो सॉल्यूशन है वो 5% के बजाय 2.5% बनता है स्टेराइल वाटर के अंदर, तो वो भी कहा जाता है हाइपोटोनिक। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले कि ब्लड प्लाज्मा के कंपेयर में जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो हो गए हाइपरटोनिक। कि हाइपोटोनिक के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम थी, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। देखो NS 0.9 था आइसोटोनिक, तो उसके कंपेयर में ये NS 3%, 5% या फिर 3 and 5% का कॉम्बिनेशन विथ डेक्सट्रोज वाटर एंड D10W की जो 5% था आइसोटोनिक डेक्सट्रोज का, उसके बजाय डेक्सट्रोज का ये 10%। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग मेन मेजर क्लास पढ़ते हैं IV फ्लूइड्स के, उनके टॉनिसिटी के बेसिस के ऊपर। तो अब सही से समझते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो आइसोटोनिक्स के बारे में जो कहा जाता है कि आइसोटोनिक्स जो है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो होती है सेम। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। मतलब कि आप देखो कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो ये कहे जाते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक बनता है सॉल्यूट और दूसरा बनता है सॉल्वेंट। तो अगर समझो कि 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन बनाया जाता है और वो भी वाटर के अंदर, स्टेराइल वाटर के अंदर, तो उस वक्त जो सॉल्यूट है वो है हमारा NaCl। तो NaCl जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट तौर के पे है हमारे पास ये वाटर। तो जो सॉल्यूट होता है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर रहे फ्लूइड के जैसे। तो समझो कि आप 0.9% बनाते हैं IV फ्लूइड्स, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम रहेगी हमारे ये ब्लड प्लाज्मा के। कि जो ब्लड प्लाज्मा या फिर जो ब्लड प्रोडक्ट्स होती है, ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, उसके साथ जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम्प्लीटली मैच हो जाती है, कि जिससे कारण जो हमारे सेल होते हैं उनकी टॉनिसिटी जो है वो मेंटेन रहती है। कि जो सेल को जो प्रॉपर टॉनिसिटी चाहिए वो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन से मिलती है। तो उनके कुछ एग्जांपल हम देखें तो वो है 0.9% NaCl की, जिसको नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कहा जाता है, कि जिसके अंदर सॉल्यूट के तौर पे है NaCl और उसको बनाया जाता है वाटर के अंदर। फिर लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन आता है कि जिसको RL कहा जाता है। दूसरा है रिंगर सॉल्यूशन कि जिसको RS कहा जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे सीखेंगे। फिर 5% डेक्सट्रोज बनाया जाता है वाटर के अंदर, कि जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है D5W। फिर डेक्सट्रोज और 0.9% NaCl का कॉम्बिनेशन बनता है, कि जिसको कहा जाता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, की जिसको DNS कहते हैं। और फिर बनता है कॉम्बिनेशन लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन का 5% डेक्सट्रोज इन वाटर के साथ, कि जिसको D5LRS कहा जाता है। तो D5LRS खासकर कॉम्बिनेशन है ये 5% डेक्सट्रोज और ये लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन का। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो जिसको कहा जाता है D5LRS जो है वो उसको कहा जाता है।
तो डिटेल में समझते हैं आइसोटोनिक IV सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं NaCl की जो बॉटल, तो ये बॉटल को कहा जाता है NS कि ये नॉर्मल सलाइन है, और ये आइसोटोनिक है कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बनती है ये 0.9%। आगे जो आप नेक्स्ट देखेंगे वो है लैक्टेटेड रिंगर्स इंजेक्शन, या फिर लैक्टेटेड रिंगर्स सॉल्यूशन भी उसको कहा जाता है, कि जैसे NaCl ये 0.9% था, उसी तरह से इसको कहा जाता है RL कि जो है लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन, कि R फॉर रिंगर होता है, एयर फॉर लैक्टेटेड होता है, कि जिससे उसको कहा जाता है RL। तीसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है RS, जिसको हम कहते हैं कि वो सिर्फ रिंगर सॉल्यूशन है। चौथा हम देखें तो वो है D5W कि जिसके अंदर डेक्सट्रोज है 5%, और उसको यूज़ किया गया है वाटर के साथ, कि जो स्टराइल वाटर होता है, कि जिसकी क्वांटिटी आप देखो 250 ml है, ये वाला 500 ml है, ये 1000 ml के अंदर है। तो जैसे मैंने आपको आगे समझाया था कि ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स कहे जाते हैं LVP, कि जिनकी क्वांटिटी 250 ml में होती है, 500 या फिर 1000 ml के अंदर। फिर D5LRS के अंदर भी आप देखो 5% डेक्सट्रोज है लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन के अंदर, कि जो RL लिया है, और RL के अंदर समझो कि आप 5% जितना डेक्सट्रोज मिक्स करते हैं, तो उस वक्त बनता है ये D5LRS। और पांचवा हम देखें, छठा देखें तो वो है DNS, कि जिसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कहा जाता है, कि वो भी एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि जिसके अंदर 5% रहेगा डेक्सट्रोज और 0.9% रहेगा ये NS। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये NS और D5W का कॉम्बिनेशन से DNS बनता है। तो आगे समझते हैं दूसरा क्लास की जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब कि जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है ब्लड प्लाज्मा के कंपेयर में। तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट्स है, कि सॉल्यूट के तौर पे जो NaCl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप देखो तो 0.5% है, कि जो आइसोटोनिक के टोनिसिटी के लिए NaCl की कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है 0.9%। तो उसके कंपेयर में ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, कि जिसके कारण उसको हाइपोटोनिक कहा जाता है। दूसरा है 0.33% NaCl, तीसरा है 0.2% NaCl, और चौथा है 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर। तो ये सभी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्लाज्मा के जो कॉन्सेंट्रेशन के कंपेयर में कम है, कि जो आइसोटोनिक होने के लिए डेक्सट्रोज को चाहिए 5%, बट यहाँ पे बनाया है 2.5%, कि जिसके कारण कहा जाएगा कि 5% के कंपेयर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, कि इसलिए वो हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक के यहाँ पे आप देखो तो इस तरह के जो इसके भी बॉटल रहते कि 500 ml में रहता है 0.45% NaCl, फिर 0.33% सोडियम क्लोराइड आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% डेक्सट्रोज के साथ। फिर तीसरा एग्जांपल हम देखें तो वो है 0.33% सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन का, कि जो मिक्स है 5% डेक्सट्रोज के साथ। फिर देखिए 0.20% NaCl की, यहाँ पे देखो लिखा है 0.20% NaCl है, और वो भी साथ में है 5% डेक्सट्रोज के साथ, और 0.45% डेक्सट्रोज सोडियम के साथ है 2.5% डेक्सट्रोज। तो इस तरह से D2.5W हो जाता है। तो इस तरह से ये हाइपोटोनिक IV सॉल्यूशन है। अब जो उसका तीसरा क्लास है वो है हाइपरटोनिक, मतलब कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, हैव ए ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन देन प्लाज्मा, की जो सॉल्यूशन बनता है तो उसके अंदर जो सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड प्लाज्मा के कंपेयर में ज़्यादा है, कि जो NS है तो उसको चाहिए 0.9% आइसोटोनिक होने के लिए, बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उससे कई ज़्यादा 3%। तो उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि जिसको NS कहा जाता है 3%, दूसरा है NS 5%, और तीसरा बनता है डेक्सट्रोज 10%, बिकॉज डेक्सट्रोज के अंदर आइसोटोनिसिटी के लिए चाहिए 5%, तो उससे वो डबल है, जिसके कारण ये हाइपरटोनिक में आएगा। और कई बार इसके कॉम्बिनेशन होते हैं कि 3% NaCl के साथ
डेक्सट्रोज वाटर या फिर 5% NaCl के साथ ये डेक्सट्रोज इन वाटर। तो ये हो गए सब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के हम यहाँ पे देखें तो NH3% है। फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑप्थाल मिक्स में भी कई बार यूज़ होते हैं कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइपरटोनिसिटी उसके ऊपर लिखा है कि जो ये आई ड्रॉप्स की जो बॉटल है 15 ml की, तो ये IV फ्लूइड नहीं है, बट यहाँ पे हम एग्जाम्पल के अंदर ले सकते हैं उसको एज अ 5% NaCl के अंदर। तीसरा है D10W की डेक्सट्रोज जो 10% है वो एक उसका एग्जाम्पल है, और NaCl का ये 3%। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल बनते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने समझा ये सब उसके एग्जाम्पल। अब जानते हैं 0.9% NaCl के बारे में। तो उसके अंदर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड की जो क्वांटिटी रहती है 154 मिली इक्विवेलेंट जितना रहता है उसका कंटेंट पर लीटर, और उसकी ऑस्मोलारिटी हम देखें तो मिली ऑस्मोस के अंदर रहती है 308 जितनी पर लीटर की। जो ऑस्मोलारिटी जो है वो प्रॉपर मेंटेन होती है हमारे ब्लड के साथ और ब्लड प्लाज्मा के साथ की, जिसके कारण उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं कि जो 0.9% NaCl का जो है कि जिसको हम शॉर्ट में NS भी कहते हैं कि नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। तो ये नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन की ये स्टेटिस्टिक्स है कि उसकी ऑस्मोलारिटी और सोडियम क्लोराइड की मिली इक्विवेलेंट कितना है पर लीटर। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको खास याद रखनी है। तीसरा हम देखें तो सोडियम क्लोराइड जो है वो 0.9% जो वो खासकर यूज़ किया जाता है जो रिप्लेस होते हैं बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड को जो रिप्लेस करने के लिए खास करके जो लॉस होता है बॉडी फ्लूइड तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और साथ साथ जो सॉल्ट आपके लॉस होते हैं और स्पेशली जो NaCl जो लॉस होता है Na+ एंड Cl-, तो उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथों साथ दूसरे जो मेडिसिन्स होते हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये आइसोटोनिक है और वो फिर इंजेक्शन के थ्रू या फिर ड्रिप के थ्रू डायरेक्टली जो है वो दिए जाते हैं। कि कई बार हम देखते हैं कि ये जो बॉटल होते हैं उसके अंदर जो दूसरे इंजेक्शन मिक्स किए जाते हैं, तो वो मेडिकेशंस जो है वो डाइल्यूट होती है जब इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं, और ये एक यूज़ होता है एज अ स्टराइल लिक्विड, बिकॉज उसके अंदर जो वाटर यूज़ किया जाता है वो स्टराइल वाटर होता है। तो जो वाउंड होते हैं उनको वॉश करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, नज़ल पासेस के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है, और सर्जरी के दौरान भी उसको जो है वो यूज़ किया जाता है कि समझो कि इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, बॉडी फ्लूइड वगैरह लॉस हो रहे हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, कंटिन्यूसली रिप्लेस करते रहने के लिए भी ये जो है वो लगाया जाता है। तो प्रॉपर उसके बेसिक यूज समझे तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर हेमरेजिंग, कि कई बार जो हेमरेज वगैरह होता है तो उसके दौरान जो क्लोट डिजोल्व करने वाले मेडिकेशंस के साथ NS भी कई बार यूज़ किया जाता है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन की, जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट का काम करता है। फिर समझे कि पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग हो रही है और उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं और बॉडी फ्लूइड भी लॉस हुआ है, तो उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। डायरिया में भी ये यूज़फुल है कि दस्त के दौरान हमें पता है कि काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, साथों साथ बॉडी फ्लूइड भी लॉस होता है कि जब वाटरी डायरिया होता है तो उसमें ये कई बार ड्रिप लगाए जाते हैं। फिर GI ट्रैक जो होता है उसके जो सक्शनिंग लॉसेस को ट्रीट करने के लिए, फिर कई जो GI ट्रैक के अंदर समझो कि सक्शन करके जो फ्लूइड समझो कि रिमूव किया गया है तो उसको फिर से प्रॉपर रिप्लेस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी ये IV फ्लूइड लगाया जाता है 0.9% NaCl। फिर वाउंड के ड्रेनेज के लिए, उनको वॉश करने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया का काम करता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के साथ भी इसको यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये होगा 0.9% NaCl का बेसिक यूज़। दूसरा जो है वो लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन है कि जिसको ALR कहा जाता है या फिर उसको RL भी कहा जाता है। तो RL का हो या फिर ALR दोनों सेम ही है, बिकॉज ये लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर जो रिंगर सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसके अंदर लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड भी मिक्स होता है, और उसको हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहा जाता है या फिर रिंगर्स लैक्टेट भी कहा जाता है। तो ये दोनों उसके अलग अलग नाम है, और
ये जो है वो क्रिस्टेलॉइड है। आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड जो है वो डिज़ाइन किया गया स्पेशली कि जो बैलेंस करता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को। किसके अंदर जो रहे जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि सोडियम है उसके अंदर 130 मिली इक्विवेलेंट जितना है पर लीटर, पोटेशियम रहता है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जितना, कैल्शियम रहता है 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जितना, और क्लोराइड। तो यहाँ पे उसके अंदर आप देखो सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये अलग अलग उसके अंदर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट्स है कि जब किसी के इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे लॉस होते हैं तो उस वक्त ये क्रिस्टलॉइड आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड काफ़ी जो है वो यूज़फुल साबित होता है। जैसे कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन है कि जिसके कारण बहुत सारे फ्लूइड लॉस होते हैं, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का फ्लूइड लॉस हुआ है, बर्निंग के कारण फ्लूइड लॉस हुए हैं, या फिर जो टॉनिसिटी कम हो गई है, या फिर एक्यूट ब्लड लॉस हुए तो उसमें भी यूज़फुल है। फिर जो हाइपोवॉलेमिया की जो हम कंडीशन कहते हैं, हाइपोवॉलेमिया मतलब कि जो डिक्रीज हो जाना वॉल्यूम हमारे ब्लड का, कि ब्लड का जो वॉल्यूम नॉर्मल होता है उससे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तो उसको फिर से मेंटेन करने के लिए लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन जो है वो लगाया जाता है। फिर लो ब्लड वॉल्यूम की जो कंडीशन जो हम कहते हैं, और समझो कि किसी का ब्लड प्रेशर रिड्यूस हुआ है तो लो ब्लड प्रेशर के इलाज में भी उसको जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे मेडिकल कंडीशंस के अंदर आरएल जो है वो यूज़ किया जाता है। अब जो आगे जो हमें सीखना है वो है रिंगर सॉल्यूशन। तो रिंगर सॉल्यूशन और लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? तो जो आरएस है वो सिर्फ रिंगर सॉल्यूशन है और उसके अंदर जो है वो लैक्टेट नहीं है, इट डज नॉट कंटेन लैक्टेट। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर सेम रहते हैं। तो ये भी एक आइसोटोनिक आईवी सॉल्यूशन ही है और ये जो है वो सिमिलर है लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन की तरह ही, बट उसके अंदर लैक्टेट नहीं है। तो उसके यूज़ भी सेम बनते हैं एज ए लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन की, जो स्पेशली ऐसे लोगों को लगाया जाता है कि जिनको लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड की एलर्जी है। अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको लैक्टेट की एलर्जी है या फिर लैक्टिक एसिड की एलर्जी है, और उसको समझो कि आप गलती से आरएल लगा देते हैं तो उसके अंदर एनाफाइलेक्सिस शॉक आपको देखने को मिल सकता है, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस उसके अंदर डेवलप हुई देखने को मिलती है। तो उस वक्त जिस पेशेंट को आरएल जो है वो आप नहीं लगा सकते तो उनके लिए यूज़फुल रहता है ये रिंगर सॉल्यूशन के, जिसको हम कहते हैं आरएस। मतलब कि जहाँ पे आरएल जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कंडीशन में है तो उस वक्त आप ये आरएस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कि समझो कि पेशेंट को एलर्जी है लैक्टेट की या फिर लैक्टिक एसिड की और उसको आप जो है वो आरएल जो है वो नहीं लगा सकते, तो उस वक्त आरएस जो है उसको लगा सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो है वो लैक्टेट प्रेजेंट नहीं है। और उसके भी यूज़ जो है वो सिमिलर ही होंगे आरएल की तरह, कि जैसे कि डिहाइड्रेशन में यूज़ कर सकेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, जीआई ट्रैक्ट के फ्लूइड लॉस, बर्निंग के कारण होने वाले जो फ्लूइड लॉस, या फिर एक्यूट ब्लड लॉस की कंडीशन है, हाइपोवॉलेमिया है, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ब्लड प्रेशर कम हो चुका है, उसमें भी ये जो यूज़ किया जाता है। आगे है D5W, मतलब कि डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन बनाया जाता है वाटर के अंदर और डेक्सट्रोज लिया जाता है 5%। तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है, जो क्रिस्टेलॉइड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनता है, उसको D5W कहा जाता है। तो D5W में जो सॉल्यूट के तौर पे है वो है डेक्सट्रोज है, और डेक्सट्रोज को यूज़ किया गया है वाटर के साथ, और डेक्सट्रोज रहता है 5%, मतलब कि 5 ग्राम जितना डेक्सट्रोज मिनिमम रहता है 100 ग्राम या 100 ml जितने वाटर के अंदर, और उससे जो सॉल्यूशन बनता है वो है 5% डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन। तो ये आइसोटोनिक है बिकॉज उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। तो उसकी सीरम ऑस्मोलरिटी हम देखें तो वो है 252 मिली ऑस्मोस पर लीटर जितना है। D5W जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है स्टार्टिंग में, और ये प्रोवाइड करता है
फ्री वाटर जब डेक्स्ट्रोज जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और यहाँ पे एक खास ध्यान रखना है कि डेक्स्ट्रोज जो है कई बार सेरेब्रल इडीमा करवा सकता है, मतलब कि जो हमारे ब्रेन के जो रीजन होते हैं वहाँ पे वो जो इडीमा मतलब कि वहाँ पे सूजन करवा सकता है, कि जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ ऐसे कंडीशन है कोई पेशेंट की कि जहाँ पे उसको सेरेब्रल एडिमा का रिस्क है, तो वहाँ पे ये 5% डेक्स्ट्रोज जो उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो अगर पेशेंट को कोई रिस्क है सेरेब्रल एडिमा का, तो उनके लिए ये डेक्स्ट्रोज का 5% जो सॉल्यूशन है वो यूज़ नहीं किया जाता। बाकी जो नॉर्मल पेशेंट्स है कि जिनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए डेक्स्ट्रोज 5% इन वाटर यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये जो है वो एक ग्लूकोज है, शुगर जिसको हम कह सकते हैं डेक्स्ट्रोज मतलब, तो वो समझो कि किसी का ब्लड शुगर लेवल कम हो चुका है, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन है, तो उसमें काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। साथों साथ समझो कि कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसको तो रिप्लेस करेगा ही, बट कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करेगा वो पर्सन को। फिर ये कंडीशन ट्रीट करेगा हाइपोग्लाइसेमिया की, जिसको हम कहते हैं लो ब्लड शुगर, कि जब शुगर आपकी कम हो जाती है तो इतनी ज़्यादा शुगर कम हो चुकी है कि समझो कि ओरली मेडिकेशंस लेने से या फिर ओरली शुगर खाने से कंट्रोल नहीं आ रहा, तो उस वक्त ये डेक्स्ट्रोज 5% जो D5W की जो बॉटल है वो पेशेंट को लगाई जाती है। फिर इंसुलिन का शौक लगा है कि इंसुलिन के कारण काफ़ी शुगर कम हो चुके, तो उस वक्त ये यूज़फुल है। एंड डिहाइड्रेशन, फ्लूइड लॉस और उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हुए हैं, शुगर भी कम हो गई है ऐसा फील होता है, तो उस वक्त ये लगाने से पेशेंट जो है वो एनर्जेटिक फील करता है, एज वेल एज उसका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन होता है और इलेक्ट्रोलाइट भी फिर से अच्छे से मेंटेन होते हैं, कि जिसको हम कहते हैं 5% डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन जो कहा जाता है वाटर के अंदर। अब जो है वो है लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन डेक्स्ट्रोज वाटर के अंदर। तो ये बनता है वाटर का भी सोर्स बनता है, इलेक्ट्रोलाइट का भी सोर्स बनता है और कैलोरीज का, बिकॉज यहाँ पे 5% डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशंस के अंदर ऐसे कोई प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, सिर्फ उसके अंदर मिलती है शुगर। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके अंदर लैक्टेटेड रिंगर का सॉल्यूशन भी मिक्स किया जाता है, कि जिससे उसके अंदर रहा वाटर भी मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट भी मिलेगा और डेक्स्ट्रोज की जो ग्लूकोज है उसके कारण जो है वो शुगर भी मिल जाएगी। तो उसके अंदर हम देखें तो 130 मिली इक्विवेलेंट जितना सोडियम है पर लीटर, 4 मिली इक्विवेलेंट जितना पोटेशियम, 2.7 जितना कैल्शियम और 109 जितना क्लोराइड है और 29 मिली इक्विवेलेंट जितना उसके अंदर लैक्टेट है। तो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5% डेक्स्ट्रोज इन लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन, तो ये बॉटल कौन से अलग अलग पेशेंट्स को लगाई जाती है, तो स्पेशली ऐसे कंडीशन में यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज़रूरत है, कैलोरीज की भी ज़रूरत है और साथों साथ वाटर लॉस की भी ज़रूरत है। अब समझते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा आईवी फ्लूइड है वो है 5% डेक्स्ट्रोज और 0.9% NaCl का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कहते हैं DNS। तो जो DNS है उसके अंदर जो है वो डेक्स्ट्रोज भी है और नॉर्मल सलाइन के तौर पे उसके अंदर सॉल्ट भी है, कि जिसको नॉर्मल NaCl जो हम कहते हैं। तो ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट के ट्रीटमेंट पे यूज़ किया जाता है और हाइपोवोलेमिया भी ट्रीट करेगा, डिहाइड्रेशन, इंजरी, और जो सॉल्ट को जो समझो कि रिस्टोर करना है हमें और जो इलेक्ट्रोलाइट्स को लेवल को फिर से मेंटेन करना है, तो उस वक्त ये यूज़ किया जाता है। साथों साथ समझो कि पेशेंट को फटीग जैसा फील हो रहा है और वीकनेस मतलब कि कमजोरी, थकान फील होती है कोई बीमारी के कारण, तो उस वक्त ये जो DNS है तो ये जो DNS है उस वक्त काफ़ी यूज़फुल साबित होता है, कि जो इलनेस है, बीमारी है या फिर उसके कारण होने वाली कमजोरी, थकान वगैरह को कम करेगा। और पेशेंट जो है वो DNS के साथ जो कुछ मेडिकेशंस भी कई बार कॉम्बिनेशंस में देते हैं, कि जिस तरह की कोई बीमारी हो तो उसके इंजेक्शन भी उसके अंदर डाइल्यूट करके पेशेंट को स्लो IV इन्फ्यूजन्स के दिए जाते हैं, कि जिससे प्रॉपर जो है वो रिकवरी होती है। तो ये स्पेशली आपको देता है सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल मेंटेन करता है और साथों साथ उसके अंदर 5% डेक्स्ट्रोज होने के कारण शुगर भी मिलती है, कि जो एक एनर्जी का सोर्स बनता है।
तो ये हो गया हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर पार्ट 1 फॉर आईवी फ्लूइड्स के अलग अलग टाइप। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा पार्ट 2 आईवी फ्लूइड्स का, तो उसके अंदर हम सीखेंगे NH3% के बारे में कि वो कौन से बीमारी में यूज़ होता है, NaCl 5%, D10W क्यों यूज़ होता है, NaCl 3% कौन से कंडीशन में यूज़ किया जाता है कि जो स्पेशली हम कहते हैं हाइपरटोनिक है। उसी तरह से जो हाइपोटोनिक है 0.45% NaCl, 0.33 और 0.20 NaCl, D2.5W, तो उनको कौन से कंडीशंस में यूज़ किया जाता है वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 2 के अंदर। तो ज़रूर से एक्सेस करिए फार्मारॉक्स की ऐप और जवाब पे सीखिए इसे ही अलग अलग मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर, मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में सीखे, उनके डोज क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो पूरी जानकारी पाए मेडिकेशंस की 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर और जाने सभी जानकारी सरल भाषा में। तो ये कोर्स एक्सेस करें फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर और एक्सेस करें उनके PDF एंड PPT फाइल्स। तो फार्मारॉक्स ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप 9016312020 ये नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर से चेक करें। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स के लिए ज़रूर से डाउनलोड करें फार्मारॉक्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।